हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जिसके फैक्ट्स को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक बारबरिक ग्रूसम एक्ट जो कि एक अक्यूज पर्सन के द्वारा कमिट किया गया था एलिजिडली, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अक्विटल कर दिया, दोष मुक्ति कर दी है। क्यों की है, क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बात करेंगे। केस का नाम है अख्तर अली वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अगर यहाँ पे हेडिंग में आप इतने सारे नाम देख रहे हो तो ये सारे वही नाम है जो कि अख्तर अली के सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है, या इन नामों से भी अख्तर अली को बुलाया जाता था। पर्यायवाची या सिनोनिम से बेहतर ये है कि इनके निकनेम्स थे या इन नाम से भी ये जाने जाते थे। यहाँ पे बेंच है जस्टिस विक्रमनाथ की, जस्टिस संजय करोल की, या जस्टिस संदीप मेहता की। अगर केस के फैक्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे अख्तर अली के ऊपर आरोप लगाया है इनकी फैमिली के द्वारा, लड़की की फैमिली के द्वारा, कि इससे हमारी बच्ची को जंगल में लेकर गया और उसके बाद में उसका रेप किया, उसके बाद उसका मर्डर कमिट किया। क्राइम सीन को छुपाने के लिए उसके ऊपर पत्तियां और झाड़ डाल दिए जिससे कि हम इसको फाइंड आउट भी ना कर सके। इसके अलावा और भी एविडेंसेस शामिल थे इन सारे एलिगेशंस को बैक करने के लिए, जैसे कि मोटिव स्टैब्लिश करने की कोशिश करना, डीएनए सैंपल्स को भी रिकॉर्ड किया गया था। लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी के लिए भी काफी सारे विटनेसेस आ रहे थे। इसके अलावा ये जो अक्यूज पर्सन है खुद पुलिस को क्राइम सीन पर लेकर गया था और क्राइम सीन से रिकवरी हुई थी विक्टिम के हेयर बैंड की। अब इस पर्टिकुलर चीज की बात होती है, यहाँ पे आप रेफर कर सकते हो सेक्शन 23 ऑफ भारतीय साक्षी अधिनियम या एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 27। अगर देखा जाए इन सेक्शंस के हिसाब से 23 बीएसए की बात कर लो या 27 एविडेंस एक्ट की बात कर लो, तो पुलिस को दिया गया कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होता है। पुलिस कस्टडी में दिया गया कन्फेशन भी एडमिसिबल नहीं होता है। लेकिन इस कन्फेशन के माध्यम से कोई भी नए फैक्ट की डिस्कवरी हो रही है तो वो एडमिसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे विक्टिम का हेयरबैंड मिलना अपने आप में एडमिसिबल है कि ये आरोपी को ये बात पता कैसे थी कि ये पर्टिकुलर सीन पर कुछ भी चीज हुई थी। उस चीज को हम कोरोबोरेशन के लिए या फिर केस को कंक्लूड करने के लिए, सर्कमस्टेंशियल चेन को स्टैब्लिश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने अगर हम बात करें तो अपहेल्ड किया था कन्विक्शन। सेशन कोर्ट यहाँ पे कन्विक्ट कर चुकी है, डेथ पेनल्टी इंपोज कर चुकी है। डेथ पेनल्टी की भी बात करें तो यहाँ पे रेरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन को अप्लाई किया गया था। रेरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन आपके बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में दी गई थी, जहां पे कहा जाता है कि आजीवन कारावास डिसाइड करना हो या फिर अगर डिसाइड करना हो कि डेथ पेनल्टी इंपोज करें, तो सिचुएशन में देखना पड़ेगा कि क्या ये केस रेरेस्ट ऑफ रेयर में फॉल करता है या नहीं करता है। और इसके लिए आप अग्रेवेटिंग फैक्टर्स को, मिटिगेटिंग फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लोगे। आमतौर पे आपने देखा होगा कि काफी सारे ऑफेंसेस है जहां पे ऐसे मेंशन होगा या तो इस आरोपी को आजीवन कारावास मिलेगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगा, या फिर डेथ पेनल्टी मिलेगा। तो जज के पास में एक डिसीजन होगा, डिस्क्रिशन होगा कि क्या ऑफेंस के लिए क्या पनिशमेंट इंपोज करनी है। अगर डेथ पेनल्टी हम लोग इंपोज कर रहे हैं, जजेस इंपोज कर रहे हैं, तो वहां पे उनको रीजनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, स्पेशल रीजन साइड करने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा कि क्यों ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले में फॉल करता है। यहाँ पे स्पेशल कोर्ट ने सारे रीजन साइड करे, सारे बताए। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या है, 7 साल की बच्ची है, क्राइम सीन बहुत ही बार्बरिक तरीके से हुआ था, ग्रूसम तरीके से हुआ था, छुपाने की कोशिश की गई थी, गुमराह करने की कोशिश की गई थी, पर्सन ट्रस्ट वर्दी था, उसके बावजूद भी ये ऑफेंस कमिट किया वगैरह। और यहाँ पे आजीवन कारावास नहीं, यहाँ पे डेथ पेनल्टी ही अप्रोप्रिएट पनिशमेंट है। हाई कोर्ट जैसे कि मैंने कहा अपहेल्ड करती है कन्विक्शन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अक्विटल कर देती है और यहाँ पे दोष मुक्ति हो जाती है, यानी कि इसको रिहा कर दिया, बरी कर दिया। अख्तर अली के साथ साथ में प्रेमपाल वर्मा का नाम भी था, जिन्होंने हार्बर किया था, इनको छुपाने की कोशिश की थी अपने घर में और हेल्प करने की कोशिश की थी, एड किया था, तो इनका नाम भी सामने आया था। दोनों का ही अक्विटल हो गया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि द लॉ इज वेल सेटल्ड इन केसेस रेस्टिंग ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एवरी लिंक इन द चेन मस्ट बी फर्मली एंड कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश्ड, लीविंग नो रूम फॉर डाउट। अगर हम सर्कमस्टेंशियल चेन के बेसिस पर कन्विक्शन कर रहे हैं तो कोई भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए, कंक्लूसिवली सब कुछ स्टैब्लिश होना चाहिए। जहां पे दो व्यूज पॉसिबल है, द वन फेवरेबल टू द अक्यूज्ड मस्ट बी अडॉप्टेड। अगर सर्कमस्टेंशियल चेन को आंकने के बाद में, जांचने के बाद में दो कहानी निकल के आ रही है, तो हम वो कहानी पर रिलाई करेंगे जो कि अक्यूज्ड को फेवर करती है। तो सर्कमस्टेंशियल चेन की बेसिस पर कन्विक्शन हो रहा था और सर्कमस्टेंशियल चेन वीक पड़ रही थी, यही सुप्रीम कोर्ट का कहना है। क्या क्या एविडेंसेस के ऊपर रिलाई किया जा रहा था सर्कमस्टेंशियल चेन के बेसिस पर, तो यहाँ पे मोटिव था मेनली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइंटिफिक फॉरेंसिक एविडेंसेस भी शामिल थे और लास्ट इन टुगेदर थ्योरी का भी दावा दिया जा रहा था। मोटिव की बात की जाए तो प्रोसिक्यूशन का कहना था कि यहाँ पे इनका एक लस्टफुल बिहेवियर था और एक डिप्रेव कैरेक्टर था, लेकिन कोर्ट का कहना है कि चीज प्रूव नहीं हो पाई कि क्यों आप कैसे बता रहे हो डिप्रेव कैरेक्टर, ये तो मतलब केवल एक एलिगेशन हुआ, आपने मोटिव को प्रूव नहीं किया। मतलब जैसे हमने देखा सर्कमस्टेंशियल चेन में हर एक पॉइंट इतना ज्यादा कंक्लूसिव होना चाहिए, इतना ज्यादा रिलायबल होना चाहिए कि उसके ऊपर रिलाई करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये केवल एक एलिगेशन है, आपने ये प्रूव नहीं किया कि क्यों, कैसे आप प्रूव कर रहे हो कि लस्टफुल कैरेक्टर था या फिर ये मॉरली करप्ट पर्सन था। एक और चीज, मोटिव के लिए आप सेक्शन नंबर
6 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को रेफर कर सकते हो कि वहां पे मोटिव, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट प्रिपरेशन की बात की गई है। यहाँ पे मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शंस रेफर कर रही हूँ, जबकि ये केस 2014 में हुआ है और यहाँ पे एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अभी मैं बीएसए के सेक्शन बताऊंगी जिससे कि आप लॉ को अंडरस्टैंड कर सको। लास्ट इन टुगेदर थ्योरी की बात करें तो लास्ट इन टुगेदर थ्योरी का ये मतलब होता है जिस भी पर्सन की डेथ हुई है वो आखिरी बार किसके साथ देखा गया है, जिसके साथ भी देखा गया है वो बनता है प्राइम सस्पेक्ट। इसके लिए सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन 5 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो की बात कर रहा है फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट। ओकेजन और अपॉर्चुनिटी अगर दोनों मिल जाए तो लास्ट इन टुगेदर थ्योरी में अप्लाई किया जा सकता है। 119 जो कि कह रहा है कि कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, आखिरी बार आपके साथ एक व्यक्ति देखा गया था, उसके बाद में उसकी हत्या होती है तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कि आपका कोई रोल है इस पूरी चीज में। 109 आपके ऊपर बर्डन डाल रहा है, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। तो जिस भी पर्सन के साथ आखिरी बार देखा गया था उसके ऊपर बर्डन है ये प्रूव करने का कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो या इसके बाद में कहीं और भी गया था, जैसी भी चीजें। ये तीनों सेक्शंस मिलकर लास्ट इन टुगेदर थ्योरी को बनाते हैं। एनीवे यहाँ पे लास्ट इन टुगेदर थ्योरी भी वीक पड़ रही थी क्योंकि जो विटनेस ने बताया था कि हमने इनको देखा है आखिरी बार, वो सारे उनके सभी के स्टेटमेंट्स लेट रिकॉर्ड किए गए थे। आफ्टर दे फाउंड डेड बॉडी उसके बाद में रिकॉर्ड किया गया था सारे स्टेटमेंट को, उससे पहले रिकॉर्ड नहीं किए गए थे स्टेटमेंट्स। इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट भी थे, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी थे, इसलिए लास्ट इन टुगेदर थ्योरी भी इतना ज्यादा रिलायबल नहीं बन पा रहा था। तीसरा डीएनए सैंपल्स के बारे में बात करें तो अगेन उसमें भी रिकॉर्डिंग में काफी डिले हुआ है। जब सैंपल को कलेक्ट किया गया है, मेडिकल टेस्ट किया गया है, काफी डिले कॉज हुआ जिसकी वजह से रिलायबल नहीं रहता है। इसके लिए मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगी, रिसेंटली एक जजमेंट आया था जहां पे डीएनए सैंपल को कैसे कलेक्ट करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, इन चीजों के बारे में गाइडलाइंस दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वो केस का नाम क्या है उसे कमेंट में जरूर मेंशन करना, उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी ले चुकी हूँ पास्ट में। खैर कुल मिला के आप ये सब चीजें देख सकते हो कि सर्कमस्टेंशियल चेन कितनी ज्यादा वीक पड़ गई थी। अब इवन दो सेक्शन 23 के हिसाब से यहाँ पे पुलिस ने डिस्कवरी ऑफ फैक्ट किया था, पर क्योंकि बाकी के सारे सर्कमस्टेंसेस इतने ज्यादा वीक हो गए थे कि चीजें बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव ही नहीं हो रही थी। अगर बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हो पा रही सर्कमस्टेंशियल चेन के बेसिस पे तो यहाँ पे अक्विटल ही होगा, ये चीज स्टैब्लिश की गई। अब यहाँ पे आपको एक और केस को रेफर करना पड़ेगा हमारे पुराने प्रेसिडेंट को, जिस शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस, जहां पे कहा गया था कि सर्कमस्टेंशियल चेन के बेसिस पर, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर कन्विक्शन करना है तो 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसे पंच प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है, पंचशील प्रिंसिपल्स या फिर गोल्डन प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है सर्कमस्टेंशियल चेन का। पहला, सर्कमस्टेंसेस फुली स्टैब्लिश होने चाहिए। सर्कमस्टेंसेस मतलब एक कंसिस्टेंट होने चाहिए, उसमें कोई हाइपोथेसिस नहीं होना चाहिए कि शायद ये हुआ होगा, मे बी। हर एक पर्टिकुलर फैक्ट, हर एक सर्कमस्टेंस अपने आप में कंक्लूसिवली स्टैब्लिश्ड हो, हाइपोथेसिस ना हो। सर्कमस्टेंसेस कंक्लूसिव हो, पॉसिबल ओनली वन पॉसिबल हाइपोथेसिस निकल के आ रहा है, सारे सर्कमस्टेंसेस को देखने के बाद में केवल एक कहानी निकल के आ रही है, 2 या 3 कहानियां नहीं निकल के आ रही है, और 2-3 आ रही है तो आप वो कहानी पे रिलाई करोगे जो अक्यूज को फेवर प्रोवाइड कर रही है। कंप्लीट चेन होनी चाहिए सारे के सारे एविडेंसेस की। ये 5 प्रिंसिपल्स को डिटरमाइन करने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि कैसे कन्विक्शन करना है, अक्विटल करना है। ये सारे 5 प्रिंसिपल जैसे कि मैंने कहा शरद बिरदीचंद शारदा के केस में दिए गए थे, और इन प्रिंसिपल्स को अगर हम रिलाई करें, इनके बेसिस पर जजमेंट दे, तो यहाँ पे बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट चीजें प्रूव नहीं हो पाई। काफी सारे सर्कमस्टेंसेस में लूप होल हो गए, काफी सारे प्रोसीजरल लैप्स भी हो गए, और इन सारी चीजों की वजह से यहाँ पे अक्विटल हो जाता है, दोष मुक्ति हो जाती है दोनों ही पर्सन की। जिस पर्सन के ऊपर एलिगेशन था आपने ऑफेंस कमिट किया, और जिस पर्सन के ऊपर एलिगेशन था कि आपने अक्यूज आरोपी को छुपाने की कोशिश की है। आपका क्या मानना है, आपका क्या ओपिनियन इस पूरे के पूरे मामले पर, उसे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट केस। यहाँ पे काफी सारे पर्सपेक्टिव दिए गए हैं कि अक्विटल कैसे हो रहा है, सर्कमस्टेंस चेन को कैसे आंका जा रहा है। सो गिव योर ओपिनियंस इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।